हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है प्राकलन के प्रकार। प्राकलन के दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रारंभिक या खाका लागत प्राकलन, इसे रफ कॉस्ट एस्टीमेट भी कहते हैं। नंबर दो है विस्तृत या मध्य दर प्राकलन, इसको डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टीमेट भी कहते हैं। प्रारंभिक लागत प्राकलन कितने प्रकार के होते हैं? नंबर एक क्या होता है? इकाई या पट्टी दर प्राकलन। नंबर दो क्या होता है? कुर्सी क्षेत्रफल दर प्राकलन। नंबर तीन, घरीय दर प्राकलन। नंबर तीन, प्रतिशत दर प्राकलन। नंबर पाँच, सामग्री व श्रमिकों के आधार पर प्राकलन। इन सभी टॉपिकों के बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। अभी हम केवल इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अब विस्तृत के बारे में जानते हैं। विस्तृत मध्य दर प्राकलन कितने प्रकार के होते हैं? नंबर एक, इसमें क्या होता है? मध्य दर प्राकलन, आइटम रेट और डिटेल्ड एस्टीमेट। दूसरे नंबर पर क्या है? पूरक प्राकलन, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। नंबर तीन है संशोधित या पुनरीक्षित प्राकलन। नंबर चार है वार्षिक मरम्मती व अनुरक्षण प्राकलन। इन सभी टॉपिकों के बारे में आगे लेक्चर में बताया गया है। तो प्रारंभिक या रफ लागत प्राकलन क्या होता है? यह प्रस्तावित निर्माण की मोटे तौर पर अनुमानित लागत का भान कराता है और प्रशासनिक व अन्य औपचारिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। ये एक तरह से रफ प्राकलन है। रफ का मतलब क्या होता है कि एक मोटे तौर पर किसी भी कार्य को क्या करना है, हमको कराना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको धन की आवश्यकता पड़ेगी कि हमको कितने धन की आवश्यकता लगेगी, इसके बारे में हमको क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। यदि किसी सरकारी कार्य को कराने के लिए पहले हमको सरकार के बजट देखना पड़ता है कि सरकार के पास बजट है कि नहीं है उस कार्य को कराने के लिए। राजकीय बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान रखने के लिए प्रारंभिक प्राकलन की आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभिक प्राकलन तैयार करने में कम समय लगता है, अतः योजनाएं बनाते समय यह प्राकलन बड़ा उपयोगी रहता है। इस प्राकलन में भूमि का मूल्य, पानी, सीवर, विद्युत आपूर्ति जैसी सेवाओं का प्रतिशत में व्यय भी जोड़ लिया जाता है। पूर्व अज्ञात व फुटकर व्यय के लिए 5 से 10% और एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या कर ली जाती है? इससे प्रारंभिक प्राकलन में जोड़ ली जाती है। प्रारंभिक प्राकलन संबंधी विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। रफ लागत प्राकलन के साथ परियोजना की संक्षिप्त आख्या रिपोर्ट, जिसमें निर्माण कार्य की आवश्यकता का महत्व भेजनी चाहिए। प्राकलन के साथ स्थल प्लान या विन्यास भी भेजना जरूरी है। रफ लागत प्राकलन में निर्माण कार्य की विशिष्टताओं का भी संक्षिप्त रूप से चर्चा की जानी चाहिए। अब रफ लागत प्राकलन में इसका नंबर एक टाइप है कि इसको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एस्टीमेट कर सकते हैं। तो नंबर एक है इकाई या पट्टी दर प्राकलन। इसमें क्या होता है? किसी भी भवनों के समूह, कॉलोनी, वाटर टैंक, रेल मार्ग, सड़क, नहर, पुल इत्यादि कार्यों की परियोजना बनाते समय इनकी प्रारंभिक लागत का अनुमान लगाने के लिए इकाई या पट्टी दर प्राकलन काफ़ी संतोषजनक रहता है। ये ध्यान रहे कि ये जो प्राकलन किया जा रहा है ये रफ रूप से किया जा रहा है। इसमें किसी भी तरह से जो भी रेट आ रहा है वो पूरी तरीके से एक्चुअल नहीं है। इस प्राकलन के लिए उसी क्षेत्र में पूर्व में बनी समरूपी संरचनाओं की इकाई या पट्टी दर अपनाई जाती है। जैसे कि अगर कोई हमको क्या करना है, बिल्डिंग बनानी है तो उसके आसपास अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो उस बिल्डिंग में कितना खर्च आया हुआ है उसको देखते हुए हम अपने जो नया भवन निर्माण या नया कंस्ट्रक्शन या नई परियोजना जो लगा रहे हैं उसमें कितना कॉस्ट आ जाएगी, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और उसकी क्या कर सकते हैं, एस्टीमेट कर सकते हैं। भवनों के प्रति कमरा, प्रति व्यक्ति या प्रति शैय्या, सिनेमा हॉल, हॉस्टल आदि के लिए प्रति सीट, सड़क, रेल पटरी आदि की प्रति किलोमीटर लंबाई, पुल पुलिया की प्रति मीटर पार्ट स्पैन और जल भंडारण का प्रति किलोमीटर क्षमता का निर्माण दर के आधार पर अनुमानित लागत ज्ञात कर ली जाती है। इकाई दर में भूमि का मूल्य, पहुंच मार्ग, आवश्यक सेवाएं, जल, सीवर, विद्युत आदि के लिए स्थूल खर्च भी जोड़ लिया जाता है। अब जैसे कि क्या है,
यहाँ पर दिया हुआ है रेल पटरी। रेल की पटरी क्या है, पूरी एक लंबाई में नहीं आती है, इसकी क्या है कुछ निश्चित लंबाई तक ही रेल की पटरियाँ आती हैं। तो रेल की पटरी की अगर मान लीजिए कि 10 मीटर या 5 मीटर लंबी पटरी है तो उसको बिछाने का खर्च जितना आएगा तो उसी के हिसाब से हम आगे अगर हमको कई किलोमीटर की पटरी बिछानी है तो उसके द्वारा हम एक पटरी के मूल्य से क्या कर सकते हैं और आगे की पटरियों का क्या निकाल सकते हैं, मूल्य निकाल सकते हैं कि इतने दूर तक हमको पटरी अगर बिछानी है तो हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। अब इसको हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि 100 छात्रों वाले छात्रावास भवन के निर्माण के लिए प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार करें यदि प्रति छात्र 75,000 रुपये का प्रावधान हो। मतलब एक छात्र के हॉस्टल बनाना है, ये क्या है हॉस्टल बनाना है 100 छात्रों के लिए, उसमें प्रत्येक अगर रफ एस्टीमेट किया जा रहा है इकाई दर के हिसाब से, तो अगर प्रति छात्र 75,000 रुपये का अगर आ रहा है तो 100 छात्रों के लिए क्या होगा, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है 100 है। तो भवन के लिए प्रति छात्र प्रावधान कितना किया गया 75,000 रुपये। अतः भवन की रफ लागत कितनी होगी 100 गुणे 75,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75 लाख रुपए का क्या बनेगा, एक रफ एस्टीमेट लगा लिया गया कि हॉस्टल बनाने की या छात्रावास बनाने की कीमत कितनी आ जाएगी 75 लाख रुपए। अब नेक्स्ट क्या है, कुर्सी क्षेत्रफल दर प्राक्कलन। इसको समझने से पहले आप ये एक वीडियो देखिए। तो आइए समझते हैं प्लिंथ एरिया कहाँ से कहाँ तक जो है कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि आपको ये रूम का सेक्शन दिखाई दे रहा है, रूम के सेक्शन में नीचे वाले पार्ट का है, इसको क्या कहते हैं सीसी ब्लॉक। सीसी ब्लॉक के ऊपर ये क्या है, एक खसका आया हुआ है जिसको ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट के ऊपर ये क्या बना हुआ है, प्लिंथ वॉल बनी हुई है। प्लिंथ क्या बनी हुई है, प्लिंथ वॉल बनी हुई है। प्लिंथ वॉल के ऊपर ये क्या है, दीवार बनी हुई है। प्लिंथ वॉल के ऊपर क्या किया गया है, दीवार बनी हुई है। अब हमको क्या जानना है कि हमारा प्लिंथ एरिया कहाँ से कहाँ तक कंसीडर किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लिंथ एरिया कंसीडर करने के लिए यदि, अब जैसे कि समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, ये पूरा इंटायर एरिया क्या कहलाएगा, ये पूरा इंटायर एरिया क्या कहलाएगा, प्लिंथ एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लिंथ एरिया। अब यदि इसको यहाँ से इस दीवार के आंतरिक और इस दीवार के आंतरिक, ये क्या कराएगा, कमरे का क्षेत्रफल कहलाएगा। लेकिन अगर इस कमरे के क्षेत्रफल में ये दीवार की मोटाई इधर और इधर अगर इसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्लिंथ एरिया निकल जाएगा। इस वीडियो के आधार पर आप ये समझ चुके हैं कि कुर्सी क्षेत्रफल की कहाँ से कहाँ तक गणना करनी है। तो इस जो ये कुर्सी क्षेत्रफल है, ये जो है प्राक्कलन भवनों के लिए अपनाया जाता है। ये भवनों के लिए क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। इसमें जो है कुर्सी क्षेत्रफल की गणना करके भवनों के जो कुर्सी क्षेत्रफल है उसके जो रेट वहाँ का निर्धारित है, वहाँ का जो कुर्सी रेट निर्धारित है उसमें गुणा करके उसमें क्या कर सकते हैं, उसको हम रेट को निकाल सकते हैं। इसमें कुर्सी तल पर दीवार की बाहरी प्लिंथ खसका छोड़कर उपलब्ध लंबाई गुणे चौड़ाई का गुणनफल ज्ञात कर लिया जाता है। उसे उपयुक्त कुर्सी क्षेत्रफल दर से गुणा करके प्राक्कलन बनाया जाता है। कुर्सी क्षेत्रफल में आंगन एवं अन्य खुले क्षेत्र को क्या किया जाता है, सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कुर्सी क्षेत्रफल दर भवन की प्रकार, निर्माण सामग्री के स्तर आदि पर निर्भर करता है। कुर्सी क्षेत्रफल की दर उस क्षेत्र में बने समान प्रकार के भवनों की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि भवन के कई तरह के प्रकार होते हैं, जैसे मान लो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इन सभी तरह के भवनों का क्या है, अलग अलग कुर्सी क्षेत्रफल दर निर्धारित किया गया है। उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उस जो हमको भवन का निर्माण कराना है उसके हम रेट को निकाल सकते हैं। जब प्रस्तावित निर्माण का सामान्य प्लान उपलब्ध ना हो, उस समय के अभाव है, तो उसमें हमको क्या करना है, रेखीय प्लान ही बनाकर कुर्सी क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाता है। ध्यान रहे कि इसमें भी कुछ क्षेत्रफल की कटौती की जाती है।
अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं यूपी पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रभावी कुर्ती क्षेत्रफल की दरें कुछ दी गई हैं। कुर्ती क्षेत्रफल वर्ग मीटर में यहाँ दिया हुआ मंजिल के अनुसार ये देखिए ये सब इसका क्या हो गया है, रेट जो है वेरी करता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए पहली मंजिल हेतु उच्च अनावासीय भवन, सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इन सभी के लिए ये कुर्ती क्षेत्रफल कितना 12,530 रुपये निर्धारित किया गया है। ये किसके लिए, प्रथम मंजिल के लिए। अब इसी में क्या है, अनावासीय ये देखिए है और ये है आवासीय है। निम्न श्रेणी कर्मचारियों के हेतु क्या है, श्रेणी 1 का वो आवास है, साधारण आवास श्रेणी 2 है और अधिकारियों के लिए श्रेणी 4 है, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, और उच्च अधिकारियों के लिए क्लास 5। तो इन सभी में देख रहे हैं कि इनका क्या है, इनका जो है कुर्ती क्षेत्रफल दर निर्धारित कर ली गई है। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। चित्र में दिखाए गए एक कमरे वाले भवन का कुर्ती क्षेत्रफल क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। कुर्ती क्षेत्रफल दर कितना दिया हुआ है, 11,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर अपनाते हुए भवन की प्रारंभिक लागत को क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, एक रूम का प्लान दिया गया है। ये कितने का है, 4.2 × 3.0 मीटर, इतने का ये क्या दिया हुआ है रूम का, ये क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है। अब इसमें हमको क्या करना है, कुर्ती क्षेत्रफल निकालना है कि कुर्ती क्षेत्रफल कितना है और उसके रेट से हमको क्या करना है, प्रारंभिक लागत को ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कमरे की भीतरी माप कितनी दी हुई है, 4.2 मीटर × 3 मीटर, ये दिया हुआ है क्या, कमरे की आंतरिक माप। अब क्या है, कमरे की दीवार सहित लंबाई। अब देखो लंबाई में क्या है, ये देखो इस वाले पार्ट को हम क्या मान रहे हैं, लंबाई मान रहे हैं। तो 4.2 मतलब 0.2 और 0.2 ये दीवार की क्या है, मोटाई है। तो पूरी लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, 4.6। अब कमरे की दीवार सहित चौड़ाई, यहाँ पर हमको क्या निकालनी है, चौड़ाई। तो कितना है, 3 + 0.2, ये 0.2 और ये 0.2, तो पूरा कितना आ गया, 3.40। अब हमको क्या करना है, कुर्ती क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4.60 × 3.40, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 15.64 मीटर। ये पूरा हमारा एरिया कहाँ से आया है, इस यहाँ से यहाँ तक, इसका कितना है लेंथ 4.60, यहाँ से यहाँ तक इसका कितना लेंथ है 3.40। अब हम क्या करेंगे, कुर्ती क्षेत्रफल दर कितना है, 11,000 रुपये क्या है वो निर्धारित है। तो हम रफ कास्ट एस्टीमेट लगाएंगे तो इसका कितना आएगा, तो अब हम रफ एस्टीमेट लगाएंगे तो इसका कितना आएगा, 15.64 × 11,000 गुणे कितना है, 11,000। तो टोटल कीमत इसकी कितनी आ गई है, 1,72,000। अब नेक्स्ट आएंगे घनीय दर या आंतरिक आयतन दर प्राकलन। इसमें क्या होता है, यह प्राकलन भवनों के छते हुए भाग के घनफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई पर बनाया जाता है। भवन के घन को घनीय दर से गुणा करके भवन की प्राकृतिक लागत को क्या ज्ञात कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि कमरे की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद उसको क्या है, घनीय दर से हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। उसके बाद घनीय दर से गुणा करेंगे तो जो हमारा रेट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, घनीय दर प्राकलन के द्वारा आया हुआ एस्टीमेट है। अब इसमें क्या है, भवन का घन ज्ञात करने के लिए, भवन का जो है घनफल ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, कुर्ती क्षेत्रफल जो हमारा निकला हुआ उसमें उसकी सामान्य ऊंचाई को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो तब भी हमारा क्या आ जाएगा, उसका रेट निकल जाएगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि एक भवन का कुर्ती तल का क्षेत्रफल कितना है, 15.64 वर्ग मीटर है और कमरे की फर्श से छत स्लैब के ऊपरी तल की ऊंचाई 3.2 मीटर है। इस श्रेणी के भवन की घनीय दर कितनी है, 3500 रुपये है। तो भवन की प्राकृतिक लागत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या पता है, भवन की कुर्सी की क्षेत्रफल कितना है, 15.64 मीटर स्क्वायर है। अब इसमें क्या है, घनीय दर प्राकलन के लिए भवन की ऊंचाई हमको कितना दिया हुआ है, 3.20 मीटर, जो कहाँ से है, छत एवं स्लैब जो नीचे फर्श है उसके बीच की क्या है, ये है दूरी है। अब भवन का घन फल कितना आ जाएगा, ये एरिया से इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हमारा कितना आ गया है,
50.05 यहाँ पे होगा मीटर क्यूब। अब क्या है, घन दर कितनी आ जाएगी, 3500 रुपये हमको क्या किया गया है, दिया गया है कि इतने रुपए में आपको कराना है। तो घन भवन की प्राकृतिक लागत कितना हो जाएगा, 50.05 गुणे 3500, तो पूरा रेट कितना आ गया, 1,75,175 रुपये। नेक्स्ट क्या है, प्रतिशत दर प्राकलन। प्रतिशत दर प्राकलन में क्या है, यह प्राकलन संरचना की अभिलेखों में दर्ज मूल लागत के प्रतिशत के आधार पर बनाया जाता है। प्रतिशत दर प्राकलन वार्षिक मरम्मती कार्यों, अनुरक्षण कार्यों तथा खुदरा कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। खुदरा कार्य मतलब छोटे मोटे कार्यों को क्या कहते हैं, खुदरा कार्य कहते हैं। भवनों तथा अन्य इंजीन संरचनाओं को सुरक्षित एवं संतोषजनक व सेवीय दशा में बनाए रखने के लिए इनकी समयबद्ध देखभाल व मरम्मत करनी होती है, जिसके लिए प्रतिशत दर प्राकलन उपयुक्त रहता है। कोई भी भवन बना दिया जाएगा, उसके बाद उसकी क्या है, मरम्मत कार्य हमको कराना है, तो उसके लिए हमको कितना पैसा लगेगा, इसके लिए हमको भी रफ क्या करना, रफ एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो जिसके लिए हम क्या प्रतिशत दर प्राकलन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या है, सामान्यतः प्रतिशत दर प्राकलन संरचना की मूल लागत का 1.5% के आधार पर बनाया जाता है। जो भी आपकी संरचना या परियोजना है उसके 1.5% को क्या करते हैं, 1.5% उसकी जो मूल लागत उसकी थी उसके 1.5% निकाल देते हैं, जिससे हम याद कर लेते हैं कि प्रतिशत दर प्राकलन में इतना खर्च आएगा। वार्षिक अनुरक्षण कार्यों में जैसे कि सफ़ेदी हो गया, रंगाई पुताई, पेंट कार्य, टूटे कांच बदलना, सड़कों की मरम्मत करना, पैच रिपेयर का मतलब क्या है, जो सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं उन गड्ढों को भरने को क्या कहते हैं, पैच रिपेयर कहते हैं।